नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो 2023 की तैयारी चल रही है और उसमें जो है जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आज 13वां आपके बीच में उपलब्ध हुए हैं और यह जो है घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जीएस का प्रैक्टिस सेट है। 50 प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। 50 में से आपके कितने स्कोर होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, आपको बता दें कि चैनल पे साथ ही साथ सुबह तो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आ रहा है, लेकिन शाम को ज्ञान मुद्रा प्रकाशन की जो प्रैक्टिस सेट है वह भी शाम को चैनल पे आ रही है। तो आप दोनों प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहें। इसके पहले जो है यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। देखिए, वीडियो 2023 की परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट बनी है जिस पे आप लोगों को विजिट जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो है वीडियो का फटाफट सीरीज चल रहा है जो 2023 के लिए बनाया गया है। यह 5 से लेके आपको बता दें 5 से 10 या मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक और जहाँ से प्रश्न आए हैं उसको कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट में आपको 2 नंबर पक्के यहाँ मिलेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो यहाँ पे समाहित हैं। और उसके बाद देखेंगे करंट अफेयर स्पेशल चल रहा है, पूरे साल भर का करंट अफेयर यहाँ पे कवर कराया गया है। उसके बाद हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है सुबह शाम दोनों टाइम। उसके बाद फिर आप देखेंगे जीएस का प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है। तो इसलिए चैनल पे आप हमेशा बने रहें और प्लेलिस्ट पे जाके विजिट करके ज़रूर देखें यहाँ पे नया अपडेट क्या हो रहा है आप लोगों के लिए। चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निरंजना नदी के तट पर कौन सा स्थल जो है वो स्थित था? तो वो बोध गया था। कौन सा? बोध गया। अच्छा, बोध गया से एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग याद रखिए, यहाँ पे जो है बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो हैं उसमें भी शामिल है बोध गया। अगला देखिए, कुशीनगर। कुशीनगर किस नदी के तट पे अवस्थित है? तो ये हिरण्यवती नदी पे अवस्थित है कुशीनगर। नेक्स्ट है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? परिनिर्वाण, जिसे जो है महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ? तो उन्हें मृत्यु की प्राप्ति कब हुई थी, वो स्थान कहाँ है? तो वो स्थान जो है वो है कुशीनगर। कुशीनगर में कौन से सन में हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। इस भी नहीं है, विशेष ध्यान दीजिएगा, 483 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में अवस्थित है? तो अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है? तो देखिए, अलाई दरवाज़ा जो है वो दिल्ली में अवस्थित है। दिल्ली में या कहाँ पे, कौन सी विरासत स्थल? तो कुतुब मीनार के पास अवस्थित है। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था अलाई दरवाज़ा का? तो निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और एक और महत्वपूर्ण इसके बारे में जानते रहिए कि ये तुर्की कला, प्रारंभिक तुर्की कला का बहुत अच्छा उदाहरण है अलाई दरवाज़ा। चलिए नेक्स्ट, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर के द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1398 में। 1398 में उस समय यहाँ दिल्ली की गद्दी पे कौन था? तो तुगलक वंश का कार्यकाल चल रहा था और तुगलक वंश का अंतिम जो शासक रहता है नसीरुद्दीन महमूद, उसके कार्यकाल में अटैक हुआ था। बहुत विध्वंसक जो है नुकसान हुआ था। आप ये समझिए पूरी दिल्ली को एकदम कत्लेआम से भर दिया गया था। इतनी खराब स्थिति थी तैमूर के आक्रमण के समय। चलिए नेक्स्ट है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। इन्हें ही क्या बोला जाता था? गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इनके बारे में एक और फैक्ट महत्वपूर्ण है जो कई बार परीक्षाओं में आया भी है। सिंचाई के लिए सबसे पहले नहर का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। अच्छा, कौन से वर्ष में तुगलक वंश की जो है नींव पड़ी थी? तो वो 1320 में पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट है, सेरिंगपल्लनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? देखिए, ये सेरिंगपल्लनम लिखा भले से है, कहीं कहीं इसका जिक्र मिलता है। हम लोग जो पढ़े हैं वो है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, जो कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों में, जिसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं, अंग्रेजों के साथ कौन लड़े थे? तो टीपू सुल्तान की लड़ाई हुई थी। चलिए नेक्स्ट,
बम्बई बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ठाणे तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो 1853 में। कौन चलवाया था? लॉर्ड डलहौजी। इजी सा प्रश्न है, कई बार देख चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिए, कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा के उन्मूलन के लिए एक कानून पास किया गया था। वो कानून का वर्ष 1829 था। अच्छा, इसमें सहयोग कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कैंपेन चलाया गया था पूरे देश भर में, उसी के सहयोग से ये कानून प्रवर्तित किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अच्छा, मौलिक अधिकार है कहाँ पे हमारे संविधान में? तो संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में जो है मूल अधिकार की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल जो है वो 12 से लेकर 35 तक है। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि जो मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32 है। 32 इसमें क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है अगर संविधान का कहीं पे उसे संविधान के अंदर कार्य करने वाले लोगों को कहीं अगर हनन होता है, कुछ हनन करते हैं, वो रूल को तोड़ देते हैं, तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी रिट है? तो प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पुच्छा और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रीटें हैं। इसको कई बार हम लोग पीछे वाले टेस्ट में देखे भी हैं। तो ये रीटें जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, आप लोग ध्यान रखिए कि पूछा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ये अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था। अम्बेडकर जी के द्वारा भी कहा गया था संविधान की आत्मा। चलिए नेक्स्ट, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य, देखिए इस प्रश्न में मार्च 2019 काट दीजिए, ये पूरा अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मार्च तक ही नहीं, पूरा अभी तक टोटल 11 मौलिक कर्तव्य समाहित किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य से 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको संविधान में स्थान मिलता है। कौन सा संशोधन रहता है? 42वां संविधान संशोधन। कब होता है? 1976 में। अच्छा, ये भाग कौन सा है संविधान के? तो भाग 4 क में है, भाग 4 क में। और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 क है। इतने फैक्ट महत्वपूर्ण है इसके बारे में, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? बहुत इजी सा प्रश्न है, कई बार आ चुका है, लेकिन महत्वपूर्ण है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में ये प्रश्न आता है। तो जो आर्टिकल है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का, वो है अनुच्छेद 123। 1, 2, 3 आप लोग यहीं पे ध्यान रखिए। जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के लिए 213 इनका आर्टिकल है। दोनों में देखेंगे नंबर सेम है, बस क्रम आगे पीछे हो रहा है, इसलिए आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे तब। राज्यपाल 213, जबकि जो राष्ट्रपति हैं वो 123 से अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है त्यागपत्र किसे सौंपा जाता है, यह प्रश्न है। तो देखिए ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 56 1 ए में इसको समाहित किया गया है। और देते किसको हैं? तो उपराष्ट्रपति को ये अपना जो है त्यागपत्र सौंपते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी की कौन सी घाटी नहीं है? देखिए करेवास जो है ये अवस्थित है, हिमालय घाटी की है। और उसके बाद भागीरथी, यह भी हिमालय में है अवस्थित है। और काठमांडू, यह भी हिमालय में है। जबकि अराकू को आप देख रहे हैं, ये अराकू हिमालय में अवस्थित नहीं है। तो सही जवाब हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ पे अवस्थित है? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में अवस्थित है। और यह एक हिल स्टेशन है, इसीलिए काफ़ी मशहूर है अराकू घाटी। नेक्स्ट है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। देखिए शिलांग चोटी जो है यह मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट की बात अगर की जाए तो ये 1965 मीटर ऊंचा है।
अच्छा, शिलांग को एक और नाम से जाना जाता है, वो भी कई बार पूछा गया है, तो पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलांग को। आप लोग इसे भी, इस फैक्ट को याद रखिए। मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो गारो, खासी, जयंतिया जैसी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला, देखिए काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू है, केटू। और केटू अवस्थित कहाँ पे है? ये भारत में अवस्थित है, भारत में। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो इसकी, तो ये दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट है, जो नीचे आप लोग देख रहे हैं। ये कहाँ पे अवस्थित है? ये नेपाल में अवस्थित है। और अभी इसकी ऊंचाई के बारे में चर्चा भी चल रहा था। इसकी हाइट जो है वो नेपाल और चीन ने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करके जो बताया है तो वो 8,848.86 मीटर हाइट इसकी हो गई है, पहले से थोड़ी ऊंची हुई है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती? किसी भी देश के स्वामित्व में कौन सी भूमि नहीं आती? तो देखिए यहाँ पे जो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है ये किसी भी देश की स्वामित्व में नहीं आता। ये पूरा खुला ओपन जो है प्लेस है। और यह किस लिए यूज हो रहा है? तो वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यहाँ पे कोई भी देश अपना कार्यालय खोल सकता है और कुछ कार्य कर सकता है। तो अंटार्कटिका, भारत के भी मैत्री, भारती जैसे वैज्ञानिक हिल स्टेशन वहाँ बनाए गए हैं जो कार्य कर रहे हैं काफ़ी कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करने में। चलिए नेक्स्ट है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? देखिए इसमें ये वर्ड आप पकड़िए, गोल्डन प्लीस। गोल्डन प्लीस का मतलब क्या होता है? गोल्डन प्लीस का अर्थ हुआ ऊन। ऊन, ऊन के उत्पादन के लिए कौन सा लैंड प्रख्यात है? तो अब आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से, ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग कीवर्ड पावर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट अल्ब्रूज कहाँ स्थित है? देखिए माउंट अल्ब्रूज जो है यह काकेशस पर्वत जो है उसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है काकेशस पर्वत की। आइए अब इसको मैप पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्या है? ये ग्रेटर काकेशस पर्वत, और यहाँ पे आप देखिए जॉर्ज एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज यही है, सबसे सर्वोच्च चोटी है। ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये रसिया है, रसिया रूस का क्षेत्र है। रूस और यूरोप के बॉर्डर पे ये अवस्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग ध्यान में रखिए, भूलेंगे नहीं। चलिए इस मैप को मैं बगल में लगा दे रहा हूँ, आप लोग जब टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करेंगे वहाँ से एक बार फिर आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो माउंट एल्ब्रूज कहाँ अवस्थित है? ये रूस में अवस्थित है, रूस में। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, मेरुदंड किसे कहते हैं? जो रीढ़ कही जाती है जिसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तो भारत का वो क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 49% से अधिक रोजगार यहीं पे है, लोग यहाँ पे हैं। भले से रोजगार उतना नहीं दे पा रहा है लेकिन इसके ऊपर निर्भर इतने लोग अवश्य हैं। तो मेरुदंड कृषि क्षेत्र है। तभी आप देखते हैं जिस वर्ष बारिश नहीं होती तो पूरा अर्थव्यवस्था जो है वो कोलैप्स हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है भारतीय अर्थव्यवस्था का? तो सही जवाब जो है कृषि, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र है। सेकेंडरी में कौन आता है? उद्योग आते हैं, ये सेकेंडरी आता है। और टर्सरी में जो है सहकारिता भी आप टर्सरी में ले सकते हैं, और उसके साथ सेवा क्षेत्र टर्सरी में आता है। चलिए नेक्स्ट, वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था और लागू कर दिया गया था उसी दिन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे भी ध्यान में रखें। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 101वां संविधान संशोधन। कौन सा कर है ये? इनडायरेक्ट अर्थात अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ बात की जा रही है सहारनपुर शहर किस कला के लिए और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर में जो है लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, लकड़ी पर नक्काशी। यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हैं। चूड़ियाँ बनती कहाँ हैं? फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। और उसके बाद इत्र जो है कन्नौज। और उसके बाद कालीन जो है भदोही या मिर्ज़ापुर के कालीन भैया, याद रखिए आप लोग।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। सिरेमिक सिटी, कीवर्ड पकड़िए। सिरेमिक का मतलब क्या हुआ? सिरेमिक का मतलब ये हुआ जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन। अब चीनी मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा कहाँ प्रख्यात है? तो खुर्जा के, खुर्जा। अच्छा, खुर्जा जो है अवस्थित कहाँ पे है? तो ये बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मों उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? चमड़े के कार्य सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के किस शहर में होते हैं? तो वो है कौन? कानपुर। देखिए, चमड़ों का जो कार्य होता है ना, वो आगरा, मेरठ, बरेली जैसे क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन चर्मों उद्योग की राजधानी के रूप में सबसे ज़्यादा प्रख्यात कानपुर ही है। नेक्स्ट है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे दो दो कूट दे दिया गया है, तो यहाँ पे आगरा और कानपुर, आगरा और कानपुर चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की किस कढ़ाई शैली जो है वो विश्व प्रसिद्ध है? कौन सी कढ़ाई? तो देखिए ये है चिकनकारी, चिकनकारी कढ़ाई जो है ये विश्व प्रसिद्ध है। ये कहाँ की है? ये लखनऊ की है, लखनऊ की। अच्छा, इसका एक इमेज भी है हमारे पास, आप लोग इसे देखिए। देखिए ये इसमें क्या हुआ है, एक कपड़ा है, कपड़े पे धागे के द्वारा कुछ डिजाइनें बनाई गई हैं। कितनी अच्छी देखिए डिजाइनें बनाई गई हैं, और यह हाथों से निर्मित की जाती हैं। किसके द्वारा? हाथों से निर्मित की जाती हैं। बहुत प्रख्यात है, पूरी दुनिया में मशहूर है लखनऊ की ये चिकनकारी कढ़ाई है। कई बार आप लोग देखे भी होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये नूरजहाँ के द्वारा शुरू किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान में अवश्य रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन था? लखनऊ। लखनऊ जो है ऊपर वाले प्रश्न में आपने सेम देखा कि वही चिकनकारी कढ़ाइयों के लिए मशहूर है। यहाँ पे देखिए दो तीन शहर और दिए गए हैं। मुरादाबाद, मुरादाबाद किस लिए है? तो ये पीतल के बर्तन, किसके लिए? पीतल का जो बर्तन बनता था, उस बर्तन बनता है अभी, वो मुरादाबाद उसके लिए प्रख्यात है। मेरठ के लिए देखिए कैंची, मेरठ के लिए कई बार आ भी चुका है कैंची मैच कराने के लिए। और इलाहाबाद, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ ये संगम नगरी के नाम से जाना जाता है, प्लस यहाँ का अमरूद, अमरूद। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच की बनी वस्तुओं के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कौन सा स्थान है? फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। नेक्स्ट है, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? यह सभी क्या हैं? क्रोम, गूगल क्रोम आप लोग यूज करते होंगे। सफारी ये आईफोन वाले या आईपैड वाले यूज करते हैं। ओपेरा, ओपेरा भी आपको पता है क्या है ये सब? ये सब वेब ब्राउज़र हैं, वेब ब्राउज़र। चलिए नेक्स्ट, कार्लिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? कार्लिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। तो देखिए यह जो है ये क्या है? खोजी इंजन अर्थात सर्च इंजन के लिए प्रख्यात है। नेक्स्ट है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू को निचोड़ने वाली मशीन जो है वह किस कैटेगरी में आती है? कौन सी श्रेणी का उत्तोलक में? तो अभी कल वाले टेस्ट पेपर में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? सरौता, सरौता देखा था हम लोगों ने, जहाँ जो है बीच में सुपारी रखी जाती है और उसको काटा जाता है। ऐसे ही सेम कार्य करता है, नींबू को भी रख के ऐसे ही निचोड़ा जाता है। तो ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है, जी का मान न्यूनतम कहाँ होगा? जी का मान, यहाँ जी का अर्थात क्या है? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। कई बार ये आ चुका है कई परीक्षाओं में। गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक कहाँ होगा? विषुवत रेखा पे, ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, या कोई नहीं? देखिए जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो मिनिमम कहाँ पे होता है? न्यूनतम ये विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे ये न्यूनतम होता है। जबकि ये ध्रुवों पर, ध्रुवों पर अगर ध्रुव की बात की जाए, ध्रुवों पर ये मैक्सिमम होता है। आप लोग इसे ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, देखिए यहाँ पे कीवर्ड पकड़िए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? एक बार तो इसे पिघलाया जा सकेगा, ऐसा पदार्थ है जो एक बार पिघल जाए, लेकिन उसके बाद एक बार सेट हो गया ना, फिर ये पिघलेगा नहीं, उसे ही बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसीलिए ये रीसाइक्लिंग में प्रयोग नहीं होता। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, इसके कुछ उदाहरण अगर देखा जाए तो बैकेलाइट, मेलामाइट और वाल्कनीकृत जो रबड़ होते हैं, ये सब होते हैं इसके उदाहरण। बेकेलाइट, अच्छा बेकेलाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो इलेक्ट्रिक केबल होती है उसके ऊपर कवरिंग करने के लिए। और आप कई बार देखे होंगे कि जो स्विच बनाई जाती है, स्विच देखते हैं ना, बटन, उसको आप तोड़ के कितना भी आप जलाएंगे, आप देखिए वो पिघलेगा नहीं, वो जल जाएगा भले से ही, पिघलेगा नहीं। तो वो बेकेलाइट का ही बना होता है।
नेक्स्ट है त्वरित चांदी, निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? त्वरित चांदी, देखिए त्वरित चांदी अर्थात क्या बोला जाता है इसे? क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर के नाम से काफ़ी प्रख्यात है। ये किसे कहा जाता है? तो ये पारा को कहा जाता है त्वरित चांदी। ऐसा क्यों कहा जाता है? आइए देखते हैं। देखिए ये पारा है जो एकदम सिल्वर की तरह साइन है इसका, और देख रहे हैं एकदम चांदी की तरह ये चमक रहा है, और प्लस लिक्विड अपना पूरे रूप में है पारा की तरह। इसी की वजह से इसे जो है त्वरित चांदी बोला जाता है कि काफ़ी शाइनिंग होता है एकदम चांदी की तरह, इसीलिए इसे त्वरित चांदी की संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट है रक्त जो है किस धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करती है? रक्त जो है किस धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करती है? तो वो है वृक्क धमनी। वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? रक्त स्कंदन विकार। रक्त स्कंदन विकार, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना ये किसके कारण होता है? विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण होता है। अब विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो वो है फिलोक्विनॉन। फिलोक्विनॉन, ऑप्शन नंबर बी, आप लोग ध्यान दीजिए, यही है आंसर। इसीलिए कई बार जो है हमने रिपीट भी किया, आज फिर बता दे रहा हूँ। आप लोग जितने विटामिन हैं विटामिन के रासायनिक नाम जरूर से याद रखिए, क्योंकि अब वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, सीधे नहीं बन रहे हैं कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। मानव प्लीहा नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा क्या नियंत्रित करता है? तो प्लीहा को देखिए हम लोग जानते भी हैं, ये रक्त का जो है कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है। रक्त को ये नियंत्रित करता है, रक्त के आयतन को, कि कितना बढ़ेगा, कितना रखना चाहिए, कितना नहीं। जो टूटे फूटे रक्त के वो होते हैं सेल, उनको जो है ये पूरी तरह से समाप्त करता है, और नए रक्त का निर्माण में भी सहभागिता निभाता है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो यह कौन सा जिला है? तो ये बुरहानपुर जिला है। कौन से स्टेट में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश का ये जिला है। हर घर जल जो है यहाँ पे सभी घरों पे नलों से कनेक्शन के द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है, उसी का प्रमाणित ये जिला बन गया। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में कौन देश मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाले विश्व का पहला देश बन गया है? देखिए वो देश है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के द्वारा पीरियड प्रोटेक्ट एक्ट जो है वो लागू किया गया, उसी के हेल्प से मासिक धर्म उत्पाद जो है निःशुल्क वितरित किया गया। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? आसियान की बैठक कहाँ की गई इस बार? तो ये कहाँ हुई है? तो नोम पेन कंबोडिया में आयोजित की गई है। भारत की तरफ से यहाँ पे कौन थे? तो एस जयशंकर जो हम लोगों के विदेश मंत्री हैं वो उपस्थित थे। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में भारत की किस संस्था द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग निर्माण इंडेक्स फंड जो है ये जारी किया गया? मैन्युफैक्चरिंग निर्माण इंडेक्स फंड। तो देखिए ये फंड जो है ये नवी म्यूचुअल फंड के द्वारा जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट, जुलाई 2022 में किस राज्य में एक नए कर्मझीरी अभ्यारण्य, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, का गठन किया गया है? किस राज्य में है? तो देखिए ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश का जो पेंच टाइगर रिजर्व है, कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व है, उसी के आउटर क्षेत्र को थोड़ा सा मिलाते हुए कर्मझीरी अभ्यारण्य बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश का 24वां अभ्यारण्य है। महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? तो वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? तो यह अवार्ड दिया गया है संगीता अभ्यास को। किसको? संगीता अभ्यास की। ये कहाँ की है? केरल की रहने वाली। अच्छा, इन्हें ये अवार्ड दिया किस लिए गया, क्या कार्य के लिए? तो इन्होंने जो है हथकरघा और हस्तशिल्प स्टार्टअप का प्रदर्शन किया था, काफ़ी अच्छा कार्य किया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो देखिए यह अवार्ड बिमला रस्तोगी को दिया गया। ये कहाँ की रहने वाली है? ये दिल्ली की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट, बर्मिंघम यूके में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश के तैराक एम्मा मैक्कीओन, महत्वपूर्ण नाम है याद रखिए, ने सबसे अधिक 8 पदक जीते हैं? देखिए इन्होंने अकेले ही 8 पदक जीते हैं। किस देश की रहने वाले? तो ये ऑस्ट्रेलिया की। किस श्रेणी में जीते हैं? तो देखिए तैराकी में ये 8 पदक जीते हैं। अच्छा, इसमें से 6 स्वर्ण है, 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 जो है वो कांस्य है।
टोटल 8 पदक इन्होंने जीते। आप सोचिए 8 पदक कई देशों को नहीं मिले हैं, ये अकेले प्राप्त किए हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट नाम ये हो जाता है, आप लोग याद रखिए, रम्मा मैकियोन। नेक्स्ट है जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का क्या अर्थ है, जिसे अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए जैव विविधता का अर्थ जो होता है वो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु दोनों जो होते हैं उन्हें जैव विविधता कहा जाता है। इसी निर्धारित क्षेत्र में कोई अगर पौधा भी है और कोई अगर जंतु भी है तो दोनों के जो निर्धारित उसी क्षेत्र में वो वास करते हैं उसे जैव विविधता कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि यह शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये वाल्टर जी रोसन के द्वारा दिया गया था ये शब्द सबसे पहले, जैव विविधता। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कौन सी गैस की वजह से, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, प्लस साथ में कौन कौन सी और गैसें हैं उन्हें भी याद रखिए आप लोग। जलवाष्प होता है, जलवाष्प अगर कहीं आपको मिलता है ऑप्शन में तो ज़रूर लगाइएगा। प्लस मीथेन होता है जिसे CH4 कहते हैं। फिर नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को क्षरण में नुकसान पहुंचाता है, वो भी जिम्मेदार है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। चलिए साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हुआ। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।